किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। मैं अपनी मां के बिना मसूरी नहीं जाना चाहता था और लगभग 2 दशकों तक ऐसा करने से बचता रहा। फिर एक दिन स्प्रिंग रोड पर स्थित उनका प्रिय माउंट फेयर अपार्टमेंट, जो उन्होंने मुझे अपनी वसीयत में दिया था, उसके बुजुर्ग वफादार केयरटेकर अर्जुन ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपनी मां के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए उस अपार्टमेंट की मरम्मत कर रहे एक लापरवाह ठेकेदार से निपटने में उसकी मदद करूं। समय की कमी मेरी आम शिकायत के बारे में बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों को उसने ये कहकर दरकिनार कर दिया कि मुझे याद रखना चाहिए कि मेरी मां ने मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में मेरे साथ मसूरी का कितना आनंद लिया। इस तरह मैंने एक देर दोपहर दिल्ली से देहरादून की जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के लिए छोटी उड़ान ली और फिर अर्जुन के बेटे की टैक्सी से मसूरी पहुंच गया। आप सुन रहे हैं कुछ किस्से कुछ कहानियां और मैं अतुल विश्नोई प्रस्तुत कर रहा हूं अजय जुगरान की लिखी हुई ये कहानी तावीज़। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं लाइब्रेरी बाजार के पास स्थित होटल नेपच्यून में रुका। होटल के गेट के ऊपर टिमटिमा रहा था एक नीला नियॉन साइन जिस पर लिखा था स्वागत। मैं जल्दी से नहाया और तुरंत दक्षिण दिशा से देहरादून के अपने पसंदीदा नज़ारों को देखने के लिए निकला। मैंने सबसे अच्छे नज़ारे के लिए होटल के खुले टेरेस वाले कैफे को चुना और दून घाटी में ढलते सूरज को देखने के लिए कोने में बैठ गया। जैसे जैसे घड़ी 7 बजे के करीब पहुंची, साफ नीले सफेद लहरदार आसमान में डूबता हुआ नारंगी सूर्यास्त अचानक घने सफेद कोहरे से ढकने लगा और कुछ ही क्षण पहले की जगमगाती दून घाटी अब बहुत कम दिखाई दे रही थी। अपनी प्रिय घाटी के चमचमाते रत्न जड़ित दृश्य के धुंधले हो जाने के कारण मैं आसपास देखने को मजबूर हो गया। जल्द ही मैंने एक साया देखा जिसके हाथ में एक टॉर्च से हल्का पीला प्रकाश बिंदु निकल रहा था। वो होटल के नीचे एवी एस्टेट के खंडहर को पार कर बिना छोटे विकेट गेट को छुए कटी झाड़ियों से घिरे बागीचे में प्रवेश कर गया। बगीचे के घुमावदार रास्ते पर धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और अकेले टिमटिमाते लैंप पोस्ट के नीचे इतनी देर तक रहा कि वो एक 40 के आसपास के व्यक्ति के रूप में दिखाई दिया। उसके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा ढीला ढाला कपड़े का थैला लटका हुआ था। उसके और भी करीब आने पर जब उसने होटल की कंक्रीट बाउंड्री की लाइटों के नीचे एक पल के लिए ऊपर देखा तो मुझे उसमें रोशन की स्पष्ट झलक दिखाई दी। उस रोशन की जो मेरी दिवंगत मां का खास तावीज बनाने वाला था और मॉल रोड से सटे एक बंगले के बमुश्किल खड़े अंग्रेजी आईवी से ढके लकड़ी और धातु के चादरों वाले आउटहाउस में रहता था। वो मां को दीदी मैडम कहकर बुलाता था और कभी कभी मां उसे लकड़ी या पत्थर के छोटे छोटे तावीज बनाने और उन पर सुंदर अक्षरों में लिखी प्रार्थना बाबा यानी मेरे मौसमी बीमारी से जूझने के लिए पढ़ते रहने का काम देती थी। मुझे लगा कि हो सकता है वो आदमी रोशन का बेटा भूषण ही हो, बीते जमाने का वो छोटा लड़का जिसके लिए मेरी मां गर्मियों की छुट्टियों में मसूरी आने पर खेल का सामान और कपड़े लाती थी। आज मसूरी पहुंचने से कुछ दिन पहले मैंने अर्जुन से रोशन और उसका घर ढूंढने को कहा था। सब व्यर्थ। अर्जुन न तो उसका घर ढूंढ पाया और न ही उसके बारे में कोई अच्छी खबर दे पाया। अफवाह थी कि वो तंगहाली में मर गया और उसका बेटा भी एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। ऐसा लग रहा था कि तावीज बनाने वाला खुद को दुर्भाग्य से बचाने के लिए कुछ भी नहीं बना पाया। इस बात से मेरे दिल में बड़ी टीस उठी। कुछ ऐसे ही विचारों और यादों में 1-2 घंटे जाने कब निकल गए और मैं वर्तमान में तभी लौटा जब होटल का एक वेटर मेरा ध्यान खींचने के लिए मेरी नजरों के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। वो मुझे रिसेप्शन के सामने वाले लंबे सोफे की ओर ले गया, जहां उसने बताया कि एक आदमी काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा है।
वो आदमी भूषण था। मुझे हैरानी हुई कि उसे होटल नेपच्यून में मेरी मौजूदगी का पता कैसे चला। वो अपना थैला पकड़े हुए उठा और उसने झुककर मेरा अभिवादन किया। मैंने उसकी ठंडी पीठ थपथपाई और उससे कुछ सवाल पूछे। वो इतने कम शब्द, इतनी धीमी आवाज में बोला कि मुझे शक हुआ कि मैं सुन नहीं पा रहा हूं। हालांकि वो साफ सुथरा आसमानी रंग का ट्रैक सूट पहने था, फिर भी वो मुझे कुछ कमजोर, कुछ भूखा सा लगा। मुझे भी भूख लगी थी। मैंने उसे होटल का बुफे डिनर ऑफर किया। उसने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कटलरी का इस्तेमाल करने में और शायद लोगों का ध्यान अपनी ओर महसूस कर उसे असहजता हुई। हम चुपचाप खाना खाते रहे, लेकिन मैं सोचता रहा कि कैसे भूषण को खुलकर बात करने के लिए राजी करूं। इसके बावजूद डिनर के बाद की हमारी बातचीत में भी उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे उसे सुनने में परेशानी हो रही थी। इधर अच्छे सफेद कपड़े पहने वेटर आखिरी दौर के मेहमानों के लिए बुफे में खाना लगाने लगे। इन मेहमानों में भारतीय और विदेशी नौकरशाह थे, जिनमें से कुछ झूम रहे थे। वे सबसे दूर कोने में चले गए। वेटर किसी तरह हम दोनों के जाने की उत्सुकता छुपा रहे थे और जानबूझकर क्षणिक नजर मिला तकल्लुफ में मुस्कुरा रहे थे, मानो वो सब संयोग से हो रहा हो। उनका ध्यान भटकाने के लिए मैंने बुफे में शामिल नहीं होने वाली मिठाई, भूषण के लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन और अपने लिए एक मसाला चाय मंगवाई। मैं नहीं चाहता था कि भूषण बिना किसी अर्थपूर्ण बातचीत के चला जाए, लेकिन वो मेरे सामने बस यूं ही मुंह में दही जमाए बैठा रहा। गुलाब जामुन आए, उसके बाद चाय आई, लेकिन मैंने देखा कि इतना सब खाने के बाद भी भूषण की त्वचा सफेद होने लगी थी। अचानक मैंने उसके ठीक पीछे सफेद दीवार पर एक नीली परछाई हिलती देखी। ये देखकर मैं अंदर तक हिल गया। हो सकता है उसने मेरी आंखों में डर देखा हो सकता है ना देखा हो, लेकिन वो कांपा और इससे पहले कि उसका चेहरा पूरा पीला होता, वो मेज पकड़कर उठ खड़ा हुआ। फिर उसने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक मुड़ी हुई कागज की पुड़िया निकालने में कामयाब रहा। उसने धीरे से वो पुड़िया मुझे पकड़ाई, मुझे झुककर नमस्ते किया और जाने लगा। अपने हाथ में वो पुड़िया लेकर मैं उसके पीछे पीछे होटल के मुख्य स्वचालित दरवाजे से कुछ कदम बाहर तक गया। उसके हाथ पकड़ उसे कुछ पैसे थमाए और उसकी पीठ थपथपाकर उसे शुभकामना दे विदा किया। जैसे ही मैं होटल में वापस प्रवेश करने के लिए मुड़ा, दरवाजे के पास लगेज एक्सरे मशीन बंद कर रहे गार्ड ने हैरानी से मुझसे पूछा, सर, आप किसे विदा कर रहे थे? आप किससे बातें कर रहे थे? मैंने उससे कहा, एक पुराना दोस्त जो मिलने आया था। लेकिन सर, आपके साथ तो यहां कोई नहीं था, उसने कहा। अब कांपने की बारी मेरी थी, लेकिन मैंने खुद को आश्वस्त करने के लिए उस पुड़िया को हाथ में भींचा और जल्दी से रिसेप्शन लॉबी से होते हुए छत के उस कोने में चला गया जहां से मैंने उस शाम सूर्यास्त के बाद भूषण को होटल की ओर आते देखा था। कुछ ही मिनटों में मैंने एक साया टॉर्च लिए बगीचे के घुमावदार रास्ते से नीचे जाते देखा। वो लकड़ी के छोटे गेट को बिना छुए बाहर निकल गया और खंडहर में प्रवेश कर गायब हो गया। ठंड थी और अब मुझे ठंड कुछ ज्यादा ही लगने लगी, लेकिन इसके बावजूद मैं पसीने से तरबतर हो गया। अब मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली खोली। उसमें हनुमान जी का एक छोटा सा लकड़ी का चपटा पेंडेंट था और उसके कागज पर मेरी मां का लिखा हुआ था, रोशन, बाबा को फिर तेज बुखार आ गया है और बड़बड़ा रहा है। कृपया बाबा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और हनुमान जी का एक तावीज बना लाएं। मुझे याद आया कि यह उस समय का था जब मां स्वयं एक दिन ब दिन दुर्बल करने वाली बीमारी से जूझ रही थी। दरअसल नोट को लिखने के कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी पीड़ा में भी जबकि मृत्यु उनके करीब आ रही थी, मैं ही उनकी चिंता में था। मैं सिहर कर रो पड़ा और अपना चेहरा झुका अपने कमरे में चला गया। सुबह मैं एकदम तरोताजा उठा, वो हनुमान तावीज अपनी हथेली में मजबूती से थामे हुए।
धूप खिली हुई थी, इसलिए मैं नीचे बगीचे के उस पार खंडहरों का मुआयना करने गया। मैंने उन्हें बिल्कुल बेजान पाया, सिवाय अंदर अंधेरी गहराई और बदबू में, जहां कुछ चमगादड़ उल्टे लटके हुए आराम कर रहे थे। बाहर खिले हुए चमकीले नीले हिरणखुरी फूलों की कुछ लताओं ने उनके कुछ हिस्सों को ढक रखा था और कुछ पीपल, बड़, बरगद जैसे पेड़ों की जड़ें उनकी ढहती दीवारों और कोनों को थामे हुए थे। मैं ये सोचते हुए कि भूषण कहाँ रहता होगा, गांधी चौक गुरुद्वारे की ओर चल पड़ा। वहां मैंने अपनी मां और उनके तावीज बनाने वाले रोशन की याद में दोपहर का लंगर और अरदास का आयोजन किया। मुझे लगा कि मैंने भूषण को लंगर में खाना खाते हुए देखा और उसी देर शाम मैंने उसी नीली परछाई को ठीक उस पीछे वाली सफेद दीवार पर घूमते हुए देखा, जहां भूषण पिछली रात मेरे साथ खाना खाने बैठा था। मैंने डरते डरते सर घुमाकर उस परछाई के स्रोत की तलाश की। ना तो मुझे वो स्रोत मिला और ना ही वहां मौजूद वेटर मेरे खाना बिन खाए अचानक उठ खड़े हो चले जाने पर रत्ती भर हैरान हुए। बस हड़बड़ी में चेकआउट कर टैक्सी में बैठ निकल जब गोल चक्कर से मैंने होटल को देखा तो धुंध में उसके गेट के ऊपर टिमटिमा रहा था एक नीला नियॉन साइन, जिस पर लिखा था, फिर मिलेंगे। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी हुई यह रोचक कहानी तावीज। आशा है आपको यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल कुछ किस्से कुछ कहानियां को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और हां, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें हमारी अगली प्रस्तुतियों को सुधारने में मदद करते हैं। धन्यवाद। कुछ किस्से कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी।